Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that we had completed unit number 3rd and now we are moving towards unit number 4. Sorry, we had completed unit number 4 and we will start unit number 5, but before that we had one topic which we had not studied yet, that's social change. तो सोशल चेंज हमारा रह गया है यूनिट नंबर 4 तक। जो एक टॉपिक हमारा रह गया वो है सोशल चेंज, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 5 दैट इज सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सोशल चेंज की मीनिंग, सोशियोलॉजी में सोशल चेंज किसे कहा जाता है। ठीक है, चेंज अगर सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते तो हम सोशल चेंज क्यों पढ़ते, उसकी मीनिंग क्या है, सोशियोलॉजिस्ट सोशल चेंज किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीनिंग क्या है। देन हम देखेंगे उसके बाद सोशल चेंज के काजेस, उसके सोर्सेज, दो सोर्सेज जो उसके मेन है, और रेजिस्टेंस। अगर कोई चेंज सोसाइटी में आती है तो कुछ लोग, कुछ सेक्शंस, कुछ ग्रुप उसके अगेंस्ट में क्यों होते हैं, ठीक है, वो भी समझेंगे। देन उसके बाद जो आपका मेन है वो है रोल ऑफ ग्रेट मैन इन सोशल चेंज, जिन्होंने बड़े बड़े लोग जिन्होंने काम किया है सोशल चेंज के लिए, समाज को चेंज करने के लिए। ठीक है, देन आफ्टर आपको जो मेन समझना है वो है थियरीज पार्ट का, जो है थियरीज ऑफ सोशल चेंज। वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें दो थ्योरीज आपको समझने, लीनियर एंड साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। लीनियर में सीधे जो आएंगे, जो सोशियोलॉजिस्ट हमारे आएंगे कुछ, ठीक है, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट अगस्त कोट आएंगे, कार्ल मार्क्स आएंगे, और लीनियर थ्योरी भी पढ़नी होगी, और उसके सब बाद साइक्लिकल थ्योरी। और इस वीडियो लेक्चर के साथ आप बने रहिए एंड तक, और थ्योरीज पार्ट जो है आपका, वहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं एंट्रेंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं पहले सोशल चेंज होता क्या है। ठीक है, सोशल चेंज को पहले समझेंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, सिंपल से चलेंगे, पहले सिंपल से चलेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो एनी अल्टरेशन, डिफरेंशिएशन और मॉडिफिकेशन, कोई भी अल्टरेशन आपने की, किसी भी चेंज, किसी भी चीज़ को आपने चेंज किया। जैसे हमारे पास अभी कोई कपड़ा है, लंबा है ज़्यादा, और हमने उसको छोटा किया, हमने उसको अल्टर किया, तो वो होता है अल्टरनेशन। ठीक है, हमारे पास है, उसको चेंज किया, अल्टरेशन। डिफरेंस की, या किसी चीज़ को मॉडिफाई किया, पहले हमारे पास इतना छोटा कोई चीज़ हमारे पास छोटी थी, हमने उसको बड़ा किया, उसको मॉडिफाई किया, किसी जगह पे था उसको मॉडिफाई किया, रूम को मॉडिफाई किया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरेशन, डिफरेंशिएशन और मॉडिफिकेशन। दैट टेक्स प्लेस, जो होता है इन ए सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को आप चेंज कीजिए, कोई भी सिचुएशन आपके पास है, ठीक है, आपके पास कोई सिचुएशन, उसको आपने चेंज किया। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको आपने, कोई चीज़ है आपके पास, उसको आपने चेंज किया। कॉपी है आपके पास, उसको आपने छोटा किया, उसको आपने काटा। थ्रू टाइम कैन बी कॉल्ड चेंज। किसी भी टाइम पे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, बुक थी आपके पास, उसको आपने छोटा किया। कोई सिचुएशन, कोई रूम डेकोरेटेड आपने किया, उसकी सिचुएशन आपने, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ की सिचुएशन, आप ऐसे ऐसे रोटेट करते थे, उसको आपने चेंज किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपली चेंज बोलते हैं। याद रखिएगा, आया समझ में ये सिंपल। कोई मॉडिफिकेशन, डिफरेंशिएशन, या किसी चीज़ को अल्टर करना, किसी जगह पे कोई टेबल था आपके रूम में, आपने उसको अल्टर किया, किसी जगह और जगह पे लगाया। टीवी को आपने दूसरी जगह पे लगाया। ठीक है, बुक्स को आपने चेंज किया, तो ओवरऑल उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चेंज बोलते हैं। सिंपल, पहले हम खाली चेंज समझ रहे, उसको हम चेंज बोलते हैं। लेकिन सोशल चेंज क्या होता है फिर, जब इसके साथ अब वर्ड लगेगा सोशल। सोशल मतलब समाज, समाज मतलब सोसाइटी। अब सोसाइटी में हमें चेंज पढ़नी है, वो सिंपल चेंज होगा, वो कोई भी बोल सकता है, कोई भी सब्जेक्ट वाला चेंज। द टर्म सोशल चेंज इज यूज्ड टू इंडिकेट द चेंज दैट टुक प्लेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन। लेकिन सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, खाली चेंज का मतलब हमें समझ आया। सोशल चेंज का मतलब होता है जब कोई भी क्या होगी, चेंज होगी, चेंज टेक्स प्लेस, किस में आएगी, ह्यूमन इंटरेक्शन में चेंज आएगी। ह्यूमन इंटरेक्शन में जब कोई चेंज आएगी, सर ह्यूमन इंटरेक्शन आप सिंपल याद रखोगे, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। जहाँ हम एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स करते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जब हम इंटरेक्शन करते हैं किसी के साथ, कोई नया फ्रेंड, आपका नाम क्या है, फिर ये आंसर देगा, मेरा नाम ये है, कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। ठीक है, फिर आपस में इंटरेक्शन होती है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो ये क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन। तो हम क्या कहते हैं, सोशल चेंज का मतलब होता है जब कोई भी चेंज आती है, किसकी, ह्यूमन इंटरेक्शन में चेंज आती है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझोगे, अगर एग्जाम्पल से आप समझोगे, आपका कोई फ्रेंड है, आपका ग्रुप है फ्रेंड्स का, 4 फ्रेंड्स है आप, कोई जो लड़का है वो आपके ग्रुप में क्या करता है, आप एंजॉय करते हो, लेकिन वो ग्रुप, वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है बाहर रहने की। आपको कैसे पता लगता है,
कि ये हमारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो अपने इंटरेक्शन में चेंज करता है। वो उस तरह से आपके साथ बात नहीं करेगा, उस तरह से आपके साथ बैठेगा नहीं, उस तरह से आपके साथ घुल मिलेगा नहीं, तो उसके इंटरेक्शन में चेंज आएगी। आप एकदम रियलाइज़ करोगे एकदम से कि इसकी चेंज आ गई, इसमें क्या आ गई, चेंज आ गई। तो वही हमने कहा ह्यूमन इंटरेक्शन चेंज एंड इंटर रिलेशंस। जो इंटर रिलेशंस होती है सोसाइटी में आपस में लोगों में, उसमें भी जब क्या आती है, उसमें चेंज आती है, उसको बोलते हैं सोशल चेंज। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। अब सोशल चेंज क्या हो गया सोसाइटी में, अब कहते हैं सोशल चेंज दैट टुक प्लेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशंस। ह्यूमन्स के इंटरेक्शन में चेंज या उनके रिलेशंस में चेंज है। आपकी मैरिज हो गई, आपके नए रिलेशंस डेवलप हो गए, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंचे, आपके नए रिलेशंस बने, तो आपकी इंटर रिलेशंस चेंज हो रही है। ठीक है, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन। जैसे हम कहते ही हैं सोसाइटी एक वेब है सोशल रिलेशंस की, इसमें बहुत सारे रिलेशंस हैं। हैंस सोशल चेंज ऑब्वियसली मीन्स अ चेंज इन द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशंस। तो हम सोशल चेंज को ये भी कह सकते हैं क्या कि सोशल चेंज का मतलब होता है जब सोशल रिलेशंस में चेंज आता है, यानी समाज में रिलेशंस में जब चेंज आता है तो हम क्या कहते हैं, चेंज आ गई। जैसे हम कहेंगे, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे नेटवर्क आ गया हमारी सोसाइटी में। तो आप लोग क्या थे, आप लोग खाली अपने वाले एरिया को जानते थे। अब आपकी वजह से क्या होगा, आपकी रिलेशंस डेवलप हो गई, बाहर भी आप लोगों को जान रहे, तो आपका जो सोशल रिलेशनशिप है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सोसाइटी में चेंज आ गई काफ़ी सारी। किसकी वजह से, नेटवर्किंग सिस्टम की वजह से आपकी रिलेशंस नई डेवलप हो गई। ठीक है, देन उसके बाद हम कहते हैं उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि सोशल रिलेशंस आर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस। इनको हम कैसे समझ सकते हैं, जब हमें समझ आता है कि सोशल प्रोसेसेस जो समाज में होते हैं। सर सोशल प्रोसेसेस होता क्या है, इसका मतलब होता है पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन सोसाइटी। सोशल प्रोसेसेस यानी कि जब समाज में किस में चेंज आती है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, जो हमारा सोसाइटी का ग्रोथ हो रहा था, ग्रोथ एंड चेंज इन डेवलपमेंट एंड चेंज इन सोसाइटी। याद रखिएगा सर, सोशल प्रोसेसेस पैटर्न ऑफ ग्रोथ, जो हमारा पैटर्न ऑफ ग्रोथ है, पैटर्न मतलब किस तरीके से हमारा ग्रोथ हो रहा है, उसमें चेंज आएगी। और दूसरा उसके साथ साथ किस में चेंज आएगी, सोसाइटी में भी चेंज आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या हो रहा है, सोशल प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या कहा, सोशल रिलेशंस आर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस। सोशल इंटरैक्शन, समाज में कैसे इंटरैक्शन हो रहा है, कैसे लोग एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जब बहुत सारी रिलेशंस होती है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा सोशल रिलेशनशिप्स आर अंडरस्टूड। सोशल रिलेशनशिप्स को आप समझ सकते हो कि सोशल रिलेशनशिप्स क्या होती है इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस। जब सोशल प्रोसेसेस होती है, ग्रोथ हो रहा है सोसाइटी का, सोसाइटी में चेंज हो रही है। सोशल इंटरेक्शन, लोगों में कैसे इंटरेक्शन होता है, सोशल प्रोसेसेस हो रही है, यानी कि नेटवर्क ऑफ रिलेशंस डेवलप हो रही हैं। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, द टर्म सोशल चेंज इज यूज्ड टू डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो वो चेंज। डिजायरेबल वेरिएशन, जब सोसाइटी में क्या आएगी, एक एक्सेप्टेबल वेरिएशन मतलब चेंज इन सोशल इंटरेक्शन। जब क्या आएगी सोसाइटी में, जब डिजायरेबल वेरिएशन सोशल इंटरेक्शन, जो हम इंटरेक्शन करते हैं, जब उसमें वेरिएबल यानी डिजायरेबल साथ क्यों है, क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है। जब उसमें चेंज आएगी तो हम क्या कहते हैं, एक तो सोशल इंटरेक्शन में आएगी, दूसरा सोशल प्रोसेसेस में आएगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आएगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सोशल चेंज कहते हैं। तो सर हम क्या कह सकते हैं सिंपली, सोशल चेंज मीन्स डिजायरेबल वेरिएशन इन सोशल इंटरेक्शन, सोशल प्रोसेसेस एंड सोशल, क्या हमने कहा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसी को हम क्या कहते हैं सोशियोलॉजी में हम उसको चेंज कहते हैं। सोशल चेंज, समाज में क्या आ गई, चेंज आ गई। इट इंक्लूड्स ऑल्ट्रेशन इन द, इसमें स्ट्रक्चर, फिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और सोसाइटी के फंक्शंस भी, उसके काम करने के तरीके भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी एक सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है वो अलग सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, फिर उसके अंदर एक कश्मीर सोसाइटी भी हमारी रहती है, फिर उसके अंदर
छोटे छोटे ग्रुप्स रहते हैं। अगर हम एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी को देखें, वेस्टर्न सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी यहाँ नहीं हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो हमारा सिस्टम, फंक्शन, स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इनका भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इनमें भी सोशल इंटरेक्शन, सोशल प्रोसेस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। नाउ अब हम समझते हैं डेफिनेशन, सोशलिस्ट किसे सोशल चेंज कहते हैं। ठीक है, हमें समझ आया सोशल चेंज होता है, सिंपल चेंज मतलब होता है कोई भी डिफरेंशिएशन, अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सिचुएशन में, उसको बोलते हैं चेंज। लेकिन सोशल साइंस में हम सोशल चेंज किसको बोलते हैं, जब सोशल इंटरेक्शन, सोशल प्रोसेस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आती है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज आती है, सोसाइटी के फंक्शन में चेंज आती है, हम क्या बोलते हैं, सोशल चेंज, यानी समाज में चेंज। ठीक है, अब हम डेफिनेशन उसको देखेंगे। तो जॉन्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं सोशल चेंज इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशन। ये वो टर्म है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, वेरिएशन डिस्क्राइब करने के लिए, वेरिएशन को। और मॉडिफिकेशन, जब किसी में चेंज होती है, मॉडिफिकेशन होती है, आप उन्हीं एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, कोई भी सोशल प्रोसेस में चेंज आएगी। सोशल प्रोसेस मतलब पैटर्न ऑफ ग्रोथ, हमारी सोसाइटी की ग्रोथ में चेंज आएगी। हम कहते हैं चेंज हो गई हमारी इकोनॉमी, मतलब हमारा डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमी डेवलप होगी, फैमिली चेंज हो गई। ठीक है, तो उसको हम सोशल प्रोसेस बोलते हैं, पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, और क्या कहते हैं, सोशल पैटर्न हमारा वही हो गया, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क ऑफ रिलेशन, जब हमारी रिलेशन चेंज होती है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, जूनस, ये होती है सोशल चेंज। ठीक है, देन इसके बाद कौन है हमारे, इसके बाद है किंग्सली डेविस। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बाय सोशल चेंजेस मेंट ओनली सच अल्टरेशंस, खाली वो चेंजेस, वो अल्टरेशंस एज ऑकर इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जब किस में आती हैं, खाली सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आती है, यानी नेटवर्क ऑफ रिलेशंस, आपके रिलेशंस में चेंज आती है। ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर का मतलब देखिए, सोसाइटी में मैंने आपको बार बार कहा है, सोसाइटी जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, हमारे 6 बेसिक इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन और इकोनॉमी, ये 6 चीज़ें हैं जिन पे सोसाइटी चलती है। फैमिली, जब मैरिज होगी तो फैमिली बनेगी, फैमिली से क्या मिलेंगे आपको, इंडिविजुअल्स, वहाँ रिप्रोडक्शन होता है इंडिविजुअल्स का। ठीक है, फिर एजुकेशन, फिर किनशिप आपको नाम देता है सोसाइटी में, आपके रिश्तेदार, आपकी लिगेसी, आप कहाँ रहते हो, कहाँ किस इसमें रहते हो, आइडेंटिटी, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी एंड फैमिली। ये 6 चीज़ें जब मिलते हैं, साथ में काम करते हैं, इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कौन, ये कहते हैं किंग्सली डेविस, जब चेंज होगी, अल्टरेशन होगी आकर, लेकिन इन खाली सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब दैट इज, वो कहता है वो, यानी उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, जब इन 6 इंस्टीट्यूशंस में चेंज आएगा। किस में, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ठीक है, इकोनॉमी, फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन और इकोनॉमी, इन 6 इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जब फिर सोसाइटी फंक्शन काम करती है, उसमें चेंजेस आएगी। जैसे आप इस तरह से समझो कि कोविड-19 आ गया, तो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। कोविड-19 में सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, तो सोसाइटी के फंक्शन में चेंज हो गई। सोसाइटी ने क्या फंक्शन करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन फंक्शन स्टार्ट करना किया। ठीक है, सोसाइटी में ऑनलाइन चीज़ें हो रही थी उस वक्त, सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे ऑनलाइन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को किंग्सली डेविस क्या बोलते हैं, उसी को किंग्सली डेविस चेंज बोलते हैं। ठीक है, ये देन उसके बाद हम किसको समझेंगे, उसके बाद मजुमदर को समझेंगे। वो कहते हैं सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज ए न्यू फैशन, कोई नया फैशन आया, और मोड, कोई नया मोड आया। इधर मॉडिफाइंग, चाहे आपने उसको मॉडिफाई किया, आपके पास ऑलरेडी फैशन था, उसी को आपने मॉडिफाई किया थोड़ा बहुत। ठीक है, आर रिप्लेस ओल्ड, या पुराने को रिप्लेस किया, उसकी जगह नई चीज़ों को लाया। ठीक है, इन द लाइफ ऑफ पीपल, किन के लोगों के जिंदगियों में आपने किस में चेंज की, आपने नया फैशन लाया, किसी चीज़ को मॉडिफाई किया, पुराने की जगह नया लाया, तो उसी को हम, और इन द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी, या सोसाइटी के ऑपरेशन, यानी सोसाइटी जो चलती थी उसमें चेंजेस आपने की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सोशल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस काफ़ी है, ये डेफिनेशंस आप याद रखिएगा। इसके बाद मैक्लीवर की भी एक याद रखिएगा, इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट्स रेफर्स आल्सो सोशल चेंज एज सिंपली चेंज इन द ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये इजी कंसेप्ट है, उतना कोई टफ नहीं है। मुझे लगता है आपको सोशल चेंज अब समझ आया होगा। ठीक है,
देन इसके बाद आप ये खुद देखिएगा, सोशल चेंज एज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। सोशल चेंज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को आंसर ही नहीं कर पाते हैं। जैसे व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ सोशल चेंज, इसकी फॉर्म क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, इसके काजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, कंडीशंस। ये एक वो टॉपिक है, ये एक वो डिबेट है जो लिमिटलेस है, जिसको आप लिमिट नहीं कर सकते। सोशल चेंज और सोशल प्रॉब्लम, इसको आप लिमिट नहीं कर सकते। यह एक ऐसा डिबेट है जिसको आप जितना पढ़ेंगे उतना ये खींचेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद ये आप खुद देखेंगे, ये पीडीएफ में मैंने रखा है, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। नेचर क्या है सोशल चेंज का, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पहचानते हैं। सोशल चेंज इज कंटिन्यूअस। सोशल चेंज हमेशा कंटिन्यूअस रहती है। जैसे हम कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ये याद रखिएगा, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ये नेचर का लॉ है चेंज होना, ठीक है। एक इंडिविजुअल भी कितना चेंज होता है, वो उसकी लाइफ से बर्थ से डेथ तक वो काफ़ी चेंजेस होते हैं उसके लाइफ में, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस होती रहती है, कौन सी, सोशल चेंज। इसी को हम सोसाइटीज अंडर ग्रोइंग एंडलेस चेंजेस, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ये स्टॉप नहीं कर पाती हैं, यानी सोशल चेंज हमेशा रहती है। सोसाइटी कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड इन ए म्यूजियम, आप सोसाइटी को किसी भी म्यूजियम में नहीं रख सकते। टू सेव इट फ्रॉम, यानी कि चेंज होने से, फ्रॉम द डॉन ऑफ हिस्ट्री डाउन टू हिज डे, सोसाइटी हैज़ बीन, यानी कंटिन्यूअस फ्लो रहता है सोसाइटी में चेंज, सोसाइटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं एग्जांपल से, जैसे अगर आप अपने बुजुर्ग लोगों को बोलेंगे, वो बोलेंगे पहले सोसाइटी ऐसे होता करती थी, ये चीज़ें हुआ करती थी। तो आज अगर आप उन चीज़ों को देख लेंगे, वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। वो कहाँ गए, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो गई। आई बात समझ में। तो सोसाइटी क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है। सोशल चेंज इज टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, सोशल चेंज थ्रू time. Social change is temporal in the sense it denotes the time sequence. In fact, society exists only at a time sequence. As McLeaver, it is becoming not being a process, not a product. हम कहते हैं ये टेम्पोरल मतलब ये ज़्यादा टाइम तक ये कंटिन्यूसली यानी टेम्परेरी होता है। ये कुछ चीज़ें सोसाइटी में होती हैं, सोशल चेंज भी टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम कहते हैं सोशल चेंज इज एनवायरमेंटल, इट मस्ट टेक विद इन द जियोग्राफिकल और फिजिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बोथ द कॉन्टेक्स्ट हैव इम्पैक्ट। यानी ये एनवायरमेंटल भी होती है। सोशल चेंज क्या होती है, ये एनवायरमेंट में कभी चेंजेस आती है और सोशल चेंज आ जाती है। जैसे कोई क्लाइमेट चेंज हो गई, सोसाइटी में चेंजेस आती है, उसकी वजह से नई चीज़ें आती हैं फिर आपकी सोसाइटी में, या कोई ऐसा फ्लड आ गया, कोई ऐसी मतलब वो सिचुएशन हो गई, क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए, तो एनवायरमेंटल भी है ये, ठीक है। Social change is human change. The sociological significance of change consists in the fact that it involves human aspect. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा इन्वॉल्व होता है, इसमें ह्यूमन्स इन्वॉल्व होते हैं। सोशल चेंज कौन लाते हैं, सबसे ज़्यादा इंसान लाते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स लाते हैं। देन वेट, सॉरी, और भी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम देखेंगे, सोशल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक उसको हम और भी देखेंगे। सोशल चेंज रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी सोशल चेंज एक सिंगल फैक्टर से, ए सिंगल फैक्टर मे ट्रिगर ए पर्टिकुलर सोशल चेंज बट ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल, बायोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चर, अदर फैक्टर्स टुगेदर ब्रिंग सोशल चेंज। दिस इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। देखिए, एक फैक्टर की वजह से आया, जैसे अभी टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से फ़ोन आया हमारे पास, स्मार्टफोन आया, तो स्मार्टफोन से हमारी चेंज हो गई सोसाइटी में। एक चीज़ फैक्टर आया, एक फैक्टर टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को चेंज किया, इसने स्मार्टफोन दिया। लेकिन अगर हम स्मार्टफोन को एनालाइज करेंगे कि इसने कितने चेंजेस सोसाइटी में लाए, पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक चेंजेस आए इसकी वजह से, पॉलिटिकल चेंजेस आए। पॉलिटिकल चेंजेस क्या है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल सिस्टम हमें पता है कौन क्या है, कौन किसका मिनिस्टर है, ये भी पता है हमें। अगर आप सोशल चेंजेस देखेंगे, समाज, सोसाइटी में कितना इसने इम्पैक्ट किया, बहुत सारा इम्पैक्ट किया इसने, ठीक है। नए रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, नए प्लेटफार्म्स मैरिजेस के लिए डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। नए इंटरेक्शंस हो रहे हैं, आपके ग्लोबल लेवल के इंटरेक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक देखेंगे तो इकोनॉमिकली इसने कितना जनरेट किया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, कितनी इकोनॉमी जनरेट हो रही है ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे, मोबाइल फ़ोन के शॉप, फिर टावर्स के, फिर एम्प्लॉयमेंट के, उसमें एम्प्लॉयमेंट के, तो ओवरऑल कितने फैक्टर्स को इसने चेंज, एक फैक्टर ने बहुत सारे फैक्टर्स में चेंज लाई। तो सोशल चेंज को हम क्या बोलते हैं, सोशल चेंज रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स से चेंज लाती है, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर, जब सोशल चेंज आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स में चेंज आती है, ओके, ठीक है। ये
देन उसके बाद सोशल चेंज में क्रिएट चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मतलब वही होता है, अगर एक फैक्टर में चेंज आया ये दूसरे फैक्टर में भी चेंज लाएगा, ये तीसरे फैक्टर में भी चेंज लाएगा, ये इस फैक्टर में भी चेंज लाएगा। जैसे मोबाइल फ़ोन आया हमारे पास, इसने फैमिली में भी चेंजेस लाए, इसने रिलेशनशिप्स में भी चेंज लाए, रिलेशनशिप्स में चेंज लाए, उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी इंटरेक्शन हो गई, मैरिज आउटसाइड द कास्ट हो गए, आउटसाइड द स्टेटस होने लगे, मैरिज पे भी इम्पैक्ट आया, उसके बाद इंटरेक्शन में चेंजेस आए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स में चेंज लाता है, जिसे हम बोलते हैं सीरीज ऑफ चेंजेस इन द, फॉर एग्जांपल चेंज इन द राइट्स प्रिविलेजेस स्टेट्स ऑफ वुमेन रिजल्ट इन द सीरीज ऑफ चेंज ऑफ होम फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रक्चर इकोनॉमी एंड एक्सटेंट पॉलिटिकल पैटर्न बोथ। ये बहुत सारे फैक्टर्स में फिर क्या लाता है, चेंज लाता है जब एक फैक्टर में चेंज आती है। सोशल चेंज इन्वॉल्व्स टेम्पो रेट और डायरेक्शन ऑफ द चेंज। ठीक है, यह आपको बताएगा कि सोसाइटी कितनी चेंज हो सकती है। कौन सोशल चेंज से सोसाइटी में आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप एनालाइज करेंगे सोसाइटी कितने रेट से चेंज हो रही है, वेस्ट में कितनी चेंज है, यहाँ कितनी चेंज है, वो कितने चेंज हो रहे हैं, हम कितने चेंज हो रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द सोशल चेंज, डायरेक्शन की सोसाइटी किस साइड से जा रही है, अगर चेंजेस आ रहे हैं क्या वो नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या लोगों में नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल मॉडर्निटी को देखते हैं, जैसे मॉडर्निटी आई, मॉडर्निटी की वजह से कुछ नेगेटिव चेंजेस भी आ गए। ठीक है, क्या सोसाइटी में नेगेटिव चेंज आ रहे हैं या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये पॉजिटिव चेंज के लिए थी, इसने टेक्नोलॉजी लाई थी, इसने साइंटिफिक इन्वेंशंस लाए, इसने साइंस को लाया, इसने रीजन को लाया, लॉजिक को लाया, लेकिन इसकी वजह से सोसाइटी में फिर नेगेटिव चेंजेस भी आ गए। ठीक है, कुछ लोगों ने समझा मॉडर्निटी चेंज होना यही है, जैसे कपड़े होना चेंज, ठीक है, ड्रेस पैटर्न, हेयर स्टाइल, ये चेंज होती है, दैट इज नॉट द मॉडर्निटी। ठीक है, दैट इज नॉट द चेंज। मॉडर्निटी का ये था कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाए, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल चेंजेस हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या कहते हैं, सोशल चेंज से आप ये भी देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, डायरेक्शन कहाँ है चेंज की, सोसाइटी कहाँ जा रही है, जो सोशल साइंटिस्ट एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सोशल चेंज में भी प्लानड और अनप्लानड। सोशल चेंज कभी भी प्लानड होती है, कभी अनप्लानड होती है। ठीक है, जैसे द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पो, जैसे हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ प्लानड सोशल चेंज हमारे पास, जैसे हमारे पास, आपके पास, हमारे यहाँ इस हमारी कंट्री में जैसे 5 ईयर प्लान लाया गया, जो आपने पढ़ा होगा, उसका मकसद क्या था, इंडिया में चेंजेस लाने, यानी पॉवर्टी को कम करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। लेकिन अदर साइड से हमारे कंट्री में कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ हो गई, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसकी वजह से भी सोसाइटी में चेंजेस आ गए। सर कैसे चेंज आ गई, वहाँ का सिस्टम ख़त्म हो गया, वहाँ लोग मरे, रिलेशंस ख़त्म हो गए, इंटरेक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो भी होते, ये कौन से होते, प्लानड, ये थे अनप्लानड, जिनका प्लान नहीं होता है, जो खुद ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर सोशल शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग। शॉर्ट मतलब जिसमें आप एक बहुत सालों तक, एक जैसे हमारे यहाँ फैमिली, जहाँ ये जैसे हमारे 5 ईयर प्लान, 5 साल तक ये प्लान है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, ये स्कीम्स लाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म जिनको हम शॉर्ट खाली 1 साल मंथ्स के लिए रखते हैं या कुछ डेज के लिए रखते हैं, कुछ स्कीम्स हैं उनको अब रखते हैं 2-3 महीने, ताकि इसमें ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग। फिर सोशल चेंजेस ऑब्जेक्टिव टर्म, देखिए ये याद रखिए, सोशल चेंजेस ऑब्जेक्टिव टर्म। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है जहां आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, आप नंबर्स में बताएंगे 1 2 3 4 5। सब्जेक्टिव का मतलब होता है आप खाली लिखेंगे, आप कोई भी न्यूमेरिकल डेटा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि सोसाइटी में कितनी चेंजेस आ गई। वैल्यू लोडेड यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है कि इतने पर, जैसे हम 5 ईयर प्लान में देखते हैं 70 हमारा टारगेट 70% था, तो 25% हमारे पास बजट इतनी थी, इतनी सोशल चेंज आ गई। सोशल चेंज की एक ये क्वालिटीज को हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। अगर हमने स्कीम दी उज्ज्वला योजना, तो उसमें कितने घरों को मिली लाइट, ठीक है, 1000 को मिली, इतनों को नहीं मिली, इतने परसेंट को मिली, इतने वुमेन्स को मिली, इतने मैन को मिली, इतने घर को मिली, इतने को नहीं मिली, तो इसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। Then we will move to next point, that is the concept of, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, that is the concept of causes of social change। सोशल चेंज के क्या क्या काजेस है, उसके मेन काजेस क्या है। ठीक है, सोशल चेंज के मेन काजेस अगर आप याद रखोगे, पहले हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट। अगर सोसाइटी में लड़ाई होगी, ठीक है, जैसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लड़ाई हो रही थी फर्स्ट एस्टेट वर्सेस थर्ड एस्टेट। ठीक है, तो फाइनली वहाँ क्या हुआ, वहाँ सोसाइटी चेंज हो गई, वहाँ डेमोक्रेसी आ गई। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी चेंज हो सकती है सोसाइटी में। ठीक है, समझ में आया।
सर कंपटीशन कंपटीशन की वजह से भी चेंज होती है। जैसे कंपटीशन है बहुत सारे ग्रुप्स में आपस में कि उनको इलेक्शन लड़ना है, उनको पावर चाहिए, वो पॉलिटिकल सिस्टम में आएंगे, ठीक है। तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, जब कंपटीशन होता है तो वो भी एक चेंज लेके आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट एक काज बनता है कि सोसाइटी में अगर कन्फ्लिक्ट है वो क्या ला सकता है, वो चेंज ला सकता है, ठीक है। देन उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स, क्या सोशल प्रॉब्लम चेंज ला सकते हैं? यस, प्रॉब्लम्स सच एज कास्ट प्रेजुडाइज, prostitution, juvenile delinquency, overpopulation, unemployment, beggary, ठीक है। द नीड फॉर स्लम क्लियरेंस इन्वॉल्व्स ए गुड डील ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर सोशल प्रॉब्लम्स आपके समाज में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, बेगरी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके अलावा करप्शन बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, जुवेनाइल डिलिक्वेंस बढ़ रहा है। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बच्चे जो हैं वो क्राइम कर रहे हैं लेकिन अभी भी वो मैच्योर नहीं है, यानी अभी भी वो 16 साल 14 साल के नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, प्रोस्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं, कास्ट प्रेजुडाइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि उस सोसाइटी में भी क्या हो सकता है, उसमें भी चेंज हो सकता है। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग रेवोल्यूशन ला सकते हैं और फाइनली चेंज आ सकते हैं। जो भी दुनिया के आप रेवोल्यूशंस देखोगे, ठीक है, उनका बेस ही क्या बना है, उनका बेस या कॉन्फ्लिक्ट बना है या उनका बेस सोशल प्रॉब्लम्स बना है, ठीक है। वहाँ ये सोशल प्रॉब्लम्स थी, फिर उन्होंने समाज को धीरे धीरे चेंज किया, ठीक है। दे अराइज मे टू द, अच्छा वो कैसे फिर अराइज होते हैं वो अलग डिबेट है। तो ये भी एक काज बनता है सोशल प्रॉब्लम्स का, ये याद रखिएगा। रेवोल्यूशन और ऑफिस, रेवोल्यूशन मतलब जो रेवोल्यूशन आए हैं वो भी एक काज बनता है। द मोस्ट इंटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी फाउंड, जैसे रेवोल्यूशन वेरियस इंटरनल फैक्टर्स, एग्जांपल अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन है हमारे पास। तो वहाँ ये चेंजेस क्यों आए, वहाँ यही काजेस थे। रेवोल्यूशंस भी चेंज लाते हैं जहाँ जहाँ चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे ईरान में आया, ठीक है। तो ये चेंजेस भी आते हैं रेवोल्यूशन की वजह से, क्या होता है उनकी वजह से भी चेंज होता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी, कॉम्पिटिशन की वजह से भी, सोशल प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसकी वजह से भी फिर वो लोग रिवोल्ट करते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चेंज लाते हैं, वो लोग रेवोल्यूशन लाते हैं, ठीक है, जो सोसाइटीज़ में आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू अनदर सेगमेंट, दैट इज द सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। अब सोशल चेंज जो है वो किस किस सोर्स से आता है, ठीक है। पहले मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। हम कहते हैं मोस्टली सोशियोलॉजिस्ट्स हैव बीन डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ द सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। दे आर टू ग्रुप्स, उसमें दो ग्रुप्स होते हैं। सोर्सेज, सोर्स क्या है, सोशल चेंज किस किस वजह से होता है, क्या है उसका सोर्स। तो उसमें हमारे सोशियोलॉजिस्ट जो हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। एक तो डिफ्यूजनिस्ट्स और दूसरा जो इन्वेनिस्ट्स हैं। डिफ्यूजनिस्ट्स एक व्यू बोलते हैं, ये एक बोलते हैं कि इस वजह से आया, इस वजह से आया, इस वजह से आया। और उसके बाद इन्वेंशनिस्ट्स ये कहते हैं नहीं, इन्वेंशन की वजह से आया, ये कहते हैं डिफ्यूजन की वजह से आया। वो क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अप्रोचेस आप याद रखिएगा, दो अप्रोचेस हैं हमारे पास। पहले कौन थे हमारे पास, पहले हमारे एवोल्यूशनिस्ट्स थे, ठीक है। वो डिफ्यूजनिस्ट्स, वो क्या कहते हैं, डिफ्यूजनिस्ट्स और एवोल्यूशनिस्ट्स, ठीक है, या इन्वेंशनिस्ट जिनको हम बोलते हैं। इन्वेंशनिस्ट्स क्या बोलते हैं, वो कहते हैं, सॉरी एक सेकेंड, इन्वेंशनिस्ट्स क्या कहते हैं उनको देखते हैं। पहले डिफ्यूजनिस्ट्स को देखें। ये कहते हैं सोशल और कल्चरल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू कल्चरल डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है। It denotes the spread of elements of culture either singly or complex from local group to another local group, ठीक है। ये कहते हैं कल्चर दुनिया में चेंजेस आए कि लोगों में क्या हुआ, लोगों में कल्चरल डिफ्यूजन हो गया, सोसाइटीज़ में क्या हो गया, कल्चरल डिफ्यूजन हो गया। कल्चरल डिफ्यूजन मतलब इन्होंने इसके आधे ले लिए, आधा कल्चर इन्होंने इसका ले लिया, इन्होंने इसका ले लिया, इन्होंने इसका ले लिया, इन्होंने इसका ले लिया, इन्होंने इसका ले लिया। तो आपस में इन्होंने कल्चरल ट्रीट्स, छोटे छोटे कल्चर को इन्होंने इनके चीज़ों को फॉलो किया, इन्होंने इनके चीज़ों, उसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आ गई। जैसे हम इस तरह से समझेंगे, देखिए इस तरह से भी हम इसको समझते हैं, जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, यहाँ से एशिया की सोसाइटीज़ है, एशियन सोसाइटीज़ है, ठीक है। तो एशियन सोसाइटीज़ ने क्या किया, एशियन सोसाइटीज़ ने इनको इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ से फॉलो की, इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ से फॉलो की, इन्होंने इनकी चीज़ों को कॉपी किया, इन्होंने इनकी चीज़ों को कॉपी किया। जब इन्होंने एक दूसरे के चीज़ों को कॉपी किया तो उसकी वजह से क्या आ गया, चेंज आ गया। जैसे एशिया, जैसे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वहाँ से क्या लिया, इंडिया ने वहाँ से टेक्नोलॉजी ली, इंडस्ट्रियल सेटअप लिया,
तो इंडस्ट्रियल सिस्टम सारा वहाँ से आया। और कॉलोनियल दौरान, इस दौरान इंडिया से वो यहाँ से स्पाइसेस लेते थे, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो गया, कल्चरल डिफ्यूजन हो गया, तो उसकी वजह से सोशल चेंज होती है। कौन कहते हैं, ये डिफ्यूजनिस्ट्स कहते हैं। ये समझ में आया। देन उसके बाद इन्वेंशनिस्ट सिंपल बोलते हैं इन्वेंशन, ये कहते हैं कि दुनिया में जो इन्वेंशन आए उसी की वजह से चेंजेस आ गए, ठीक है, ना कि डिफ्यूजन की वजह से। ये कहते हैं द सोर्स ऑफ सोशल चेंज फाउंड इन द इनहर्ट कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू मेक इन्वेंशन। लोगों के अंदर ये खुद कैपेसिटी है, वो नए नए इन्वेंशंस बनाते हैं, ठीक है। उनको जब चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम बोलते हैं ना नीड बिकम्स द मोटिवेटिंग फोर्स, जब उनको उनकी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इन्वेंशन करते हैं तो उनमें चेंज आती है। They have said that invention constitutes a major source of social change. Invention, whether in the field of social organization, social framework, refers to the rearrangement of known traits in new pattern of confusion. ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। The elements of South American culture has been borrowed from India, Egypt, Java, Polynesia and other places. तो दोनों में अलग confusion ये बोलते हैं inventions की वजह से, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं diffusion की वजह से, ठीक है। इस डिबेट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा ये डिबेट अच्छे से, ठीक है। पहले मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है। देखिए अब हम समझते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये क्या कहते हैं, जैसे इवोल्यूशनिस्ट्स हमारे पास हैं, ये बोलते हैं कल्चरल कंट्रैक्ट विद अदर कंट्रीज, ठीक है। इसमें कॉर्बर, फ्रांसिस बोआस, ये लोग आते हैं, रालिफ लिंटन आते हैं, ठीक है, ये लोग आते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एक जगह पे कल्चर जो था वो एक ग्रुप से दूसरे में सेपरेट हो गया, तीसरे चौथे पांचवे इसने इसका किया और इसी की वजह से चेंजेस आ गए। ये कहते हैं नहीं, ये कहते हैं सोसाइटी में लीनियर तरीके से चेंज आ गई। पहले एक के पास आया, ये इवोल्यूशनिस्ट्स कहते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा स्टेट आया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हमें क्या समझना है, सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज हो गया, यस। अब इंटरनल काजेस भी हो गए, यस यस, सॉरी यहाँ से था। अब देखिए रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज। अब हमें ये कंसेप्ट समझना है। अब आप ये बोलोगे सर सोसाइटी में कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ सोसाइटी, कुछ ग्रुप, कुछ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो उसके खिलाफ जाते हैं। वो जाते हैं कि ये सोशल चेंज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चेंज। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज। रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज, उसके क्या फैक्टर्स हैं, देखिए उसके क्या काजेस हैं। हाँ, कुछ लोग क्यों कहते हैं कि हमें सोशल चेंज, हमें चेंज नहीं चाहिए, हमें ये चेंज नहीं चाहिए। देखिए लैक ऑफ न्यू इनोवेशंस, उनके यहाँ इनोवेशंस नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, ये इनोवेशंस हमें नहीं चाहिए। वो डिपेंड करता है इन्वेंशंस, कितने इन्वेंशंस है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज में हमेशा इन्वेंशंस होती रहती है, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी इन्वेंशंस है वो उसको इजीली एक्सेप्ट करते हैं, यानी वहाँ वो कल्चर बन चुका है इन्वेंशंस का, ठीक है। रिजेक्शन और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू, नो चेंज इज पॉसिबल इफ पीपल गो ऑन रिजेक्टिंग द न्यू। अगर इन्वेंशन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो चेंज नहीं हो सकती है। उसका मतलब ये हमारे पास फ़ोन आ रहा है, अगर हमें स्मार्टफोन को नहीं चाहिए, हमें ये चेंज नहीं चाहिए, तो ये चेंज नहीं आ सकती हमारी सोसाइटी में, ठीक है। सो परफेक्शन ऑफ न्यू इनोवेशंस, ठीक है, इनमें परफेक्शंस, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी, फियर टुवर्ड्स न्यू। अब लोग क्यों नहीं चेंज होना चाहते, वो डरते हैं, जो नई चीज़ें आई हैं उनसे डरते हैं पहले, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारी एक एग्जांपल ये है कि हम पिछली बार एक बार ये डिस्कस कर रहे थे कि जब पहले सिक्योरिटी आई, तो उस पर सिक्योरिटी को लड़की का चलाना, वो उस टाइम पे एज वो लग रहा था कि कुछ तूफान आ गया है, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो नई चीज़ें थी, आज वो नॉर्मल है। वाई? क्योंकि सोसाइटी ने उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट किया है। कुछ सोशल चेंजेस को सोसाइटी धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है, वो उससे एट अ टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि वो डर जाती है, जो नई चीज़ आई है पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फियर टुवर्ड्स न्यू, ट्रेडिशंस एंड रिवेरेंस ऑफ द पास्ट। ट्रेडिशंस भी होते हैं, किसी ग्रुप, किसी कास्ट या कोई जो सोसाइटी होते हैं, उनके ट्रेडिशंस के खिलाफ अगर कोई चेंज आएगी तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आया समझ में? सॉरी। अब उसके साथ साथ
हैबिट इज़ अनदर ऑब्स्टेकल टू सोशल चेंज। आदत होती है लोगों की, वो चेंज ही नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड डिफिकल्टी, इकोनॉमी की वजह से भी कभी, मतलब कोई बड़ा फ़ोन आया, स्मार्टफोन आया, सिस्टम आया, तो उसको क्या गरीब लोग उसको क्या कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो उनको वो चेंज नहीं चाहिए, ठीक है, उसकी वजह से भी होता है। इंटेलेक्चुअल लेजीनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेक्ट्स होते हैं, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि वो उन चेंजेस को फॉरेन कंट्रीज से लेके अपनी कंट्रीज़ में लाएं, उसकी वजह से होता है। इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, लोग लेजी होते हैं, ठीक है। द पावर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये सब फैक्टर्स बनते हैं किसमें, सोशल चेंज के रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ये इजी कंसेप्ट है, उतना टफ कंसेप्ट नहीं है, ये आपको इजी समझ में आएगा। रोल ऑफ द ग्रेट मैन इन सोशल चेंज, ग्रेट लोगों का सोशल चेंज में क्या उनका रोल क्या क्या रहा। जैसे अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के बड़े बड़े रेवोल्यूशन, जैसे यहाँ मैंने लिखा है ग्रेट मैन इज़ लाइक बुद्धा, महावीरा, ठीक है, शंकराचार्य, ये जीसस क्रिस्ट, ज़ोरेस्टेरियन, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। तो ये अदर बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज किया, जिन्होंने सिस्टम को चेंज किया, जिन्होंने सोसाइटीज़ को चेंज किया, जिन्होंने सोशल एविल्स को ख़त्म किया, ठीक है। उसके अलावा जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है, ठीक है, वाशिंगटन, ठीक है, कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, ठीक है, ये भी है, महात्मा गांधी हैं, हिटलर है, मेसोलिनी है, इंदिरा गांधी है, ठीक है, जिसको आयरन लेडी बोला जाता है, ठीक है, खोमेनी, इमाम खोमेनी है जिसने ईरानी रेवोल्यूशन में बड़ा पार्ट किया है। तो ये बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने किस में चेंज किया, जिन्होंने किस में रोल किया, सोशल चेंज में, जिन्होंने समाज को चेंज किया, सिस्टम को चेंज किया, स्ट्रक्चर को चेंज किया, ठीक है। तो ये ग्रेट मैन, इनका क्या क्या रोल रहा है, ठीक है। उसके बाद नाउ वी विल मूव टू मेन टॉपिक, दैट इज सोशल चेंज, सॉरी थेरीज ऑफ सोशल चेंज, जो आपको ज़रूरी समझने हैं। ये मेन टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सोशल चेंज बेसिक है, मैंने इसको इसलिए पढ़ाया ताकि इससे आपका कंसेप्ट आए, वरना मैं आपको बोलता आप सोशल चेंज खुद पढ़ो, वो बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन सोशल चेंज मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए और आपको थेरीज समझ में आए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थेरीज। थेरीज जो है वो हमारे पास दो है, वो याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 पहला लिख के रखिएगा, यूनिलीनियर थ्योरी और साइक्लिकल थ्योरी। ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं, याद रखिए, हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री कभी भी खुद को रिपीट नहीं करती। जो घट गया, जो सोसाइटी आई, उसने अपनी हिस्ट्री लिखी, बर्थ हो गई, मैच्योर हो गई, उसके बाद डेथ हो गई, तो खत्म उसी के साथ, फिर वो दोबारा नहीं आएगी। ये कहते हैं नहीं। साइक्लिकल थ्योरी कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री दोबारा से खुद को रिपीट करती है, यानी सोसाइटीज जो हैं वो दोबारा से आती हैं, वो खत्म नहीं होती है। अगर आपने रीइंकार्नेशन का कंसेप्ट समझा होगा, रीबर्थ, वो दोबारा से जिंदा होती है। सोसाइटी साइक्लिकल फॉर्म में चलती है, ये खत्म नहीं होती है, ये दोबारा से आती है। उनका रीइंकार्नेशन, रीबर्थ, रिपीट करती है दोबारा खुद को, ठीक है। तो यूनिलीनियर एंड साइक्लिकल थ्योरी, ये समझ में आया। पहले हम लीनियर थ्योरीज को समझेंगे, ठीक है, जिनको हम यूनिलीनियर या लीनियर थ्योरीज बोलते हैं। तो लीनियर थ्योरीज को जब हम पहले समझेंगे, उनमें कौन कौन से हमारे आते हैं, उनमें आप याद रखेंगे अगस्ट कोट, उसके बाद उनमें आप याद रखेंगे, उसके बाद आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उसके बाद दुर्खेम, वो भी याद रखेंगे आप, उसके बाद टैलकट पार्सन, वो भी आप याद रखेंगे, और कार्ल मार्क्स को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मैक्स वेबर भी आते हैं लीनियर थ्योरीज में, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, इन सभी को भूल मत जाइएगा। और ऑकबर्न भी आते हैं, इनका नाम याद रखिएगा और लिख के रखिएगा, मैं दोबारा से बोलूँगा इनका नाम। इसमें कौन कौन से आते हैं, अगस्ट कोट आते हैं, वो मैं पढ़ाऊँगा एक एक करके आपको, लेकिन नाम याद रखें, अगस्ट कोट, स्पेंसर, ठीक है, दुर्खेम आते हैं इसमें, ये भी याद रखें, टैलकट पार्सन, कार्ल मार्क्स आते हैं, मैक्स वेबर आते हैं इसमें, और उसके साथ साथ इसमें और कौन आते हैं, इसके साथ साथ इसमें आते हैं हमारे ऑकबर्न, ठीक है, OGBURN, ऑकबर्न, जिसने कल्चरल लॉ का कंसेप्ट दिया है। तो चलिए पहले हम लीनियर थ्योरीज को समझेंगे। लीनियर थ्योरीज में जो हमारे पहले नंबर 1 पे आते हैं वो है अगस्ट कोट, जिसने कौन सा कंसेप्ट दिया, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जिसमें उसने बताया कि सोशल चेंज कैसे आती है, समाज कैसे चेंज होता है, उसमें इसने 3 स्टेजेस बताए। August Court believed social change is determined by the intellectual factors. Intellectual मतलब mental, याद रखिए,
ये कहता है सोसाइटी चेंज होती है जब किस में चेंज होती है, जब मेंटल चेंज आती है, जब दिमाग इंसान का चेंज होता है, इंटेलेक्चुअल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, जब ह्यूमन बींग्स का दिमाग का डेवलपमेंट होता है तभी क्या आती है, सोसाइटी में चेंज आती है एक स्टेज से दूसरे स्टेज। कितने स्टेजेस दिए हैं, 3 स्टेजेस। फर्स्ट थियोलॉजिकल स्टेज, ठीक है, उसके 3 स्टेजेस दिए हैं, फिटिशिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म। थियोलॉजिकल स्टेज में वो क्या बोलता है, थियोलॉजिकल स्टेज में वो सिंपल बोलता है, ये वो स्टेज है जब इंसान किस पे बिलीव करता था, रिलीजन पे बिलीव करता था, यानी कि एवरी कॉज एंड इफेक्ट, सारा रिलीजन, सोसाइटी को कौन गवर्न करता, रिलीजन गवर्न करता था, ठीक है। फिर वो कहता है धीरे धीरे चेंज आई, फिर वो कहता है फिर आया फिटिशिज्म। फिटिशिज्म मतलब फिर लोगों ने किस पे बिलीव किया, फिर फिटिशियस यानी कि किन चीज़ों पे जो नेचर में चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने किस पे किया, पॉलीथिज्म, पॉली का मतलब होता है बहुत, थिज्म मतलब होता है रिलीजन। फिर उन्होंने बहुत सारे गॉड्स पे, फिर उन्होंने फाइनली क्या किया, फिर उनमें चेंज आ गए, उन्होंने मोनोथिज्म को फॉलो किया। मोनो मतलब होता है एक, थिज्म मतलब होता है गॉड, यानी एक गॉड पे बिलीव किया कि एक ही गॉड है वो दुनिया को चलाता है। तो ये पहला स्टेज था सोसाइटीज़ का। फिर इसने क्या कहा, फिर धीरे धीरे क्या आया, फिर आया मेटाफिजिकल स्टेज। देखिए ये लोग कहते हैं सोसाइटी पहले यहाँ थी, फिर इसने ग्रो किया, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर फाइनली इसकी डेथ होगी, ठीक है। वो कहते हैं नहीं, साइकिलिकल वाले, ऐसे सोसाइटी पहले ऐसी आई, फिर रीबर्थ होगी, फिर दोबारा से आएगी, फिर से दोबारा डेथ होगी, फिर से दोबारा आएगी, ठीक है। तो इसी तरह इसने क्या कहा, इसी तरह अगस्त कोर्ट ने कहा पहले सोसाइटी का कौन सा स्टेज था, थियोलॉजिकल स्टेज। उसमें कितने स्टेजेस थे, 3 स्टेजेस। फिर उसने कहा फिर आया मेटाफिजिकल स्टेज, फिर लोगों ने उसको छोड़ा, फिर लोगों ने क्या किया, फिर सोसाइटी जब चेंज हुई उसने रिलीजन को भी माना कि रिलीजन है सारा, और धीरे धीरे उसने साइंस को भी एक्सेप्ट किया, यानी रीजन को एक्सेप्ट किया, यानी कॉज एंड इफेक्ट्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हर कोई चीज़ बाय गॉड नहीं है, कुछ चीज़ें बाय नेचर भी है, कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ों के हम रीज़न भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए मेडिसिन भी निकाल सकते हो। धीरे धीरे साइंस आया, फिर रिलीजन और साइंस। तो सेकंड स्टेज में डोमिनेट क्या था, मेटाफिजिकल स्टेज में डोमिनेट था रिलीजन एंड साइंस। फिर उसने कहा फिर आएगा पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज इट इन्वॉल्व साइंटिफिक डेवलपमेंट। पॉजिटिव स्टेज वो सोसाइटी को होगा जिसमें खाली कौन गवर्न करेगा, साइंस गवर्न करेगा, ठीक है। ये साइंटिफिक स्टेज होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी मसला होगा, उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाएगा, साइंटिफिक वे में ढूंढा जाएगा, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज आज उस स्टेज में है, एशियन सोसाइटी जो हमारी हैं वो कहाँ है, मेटाफिजिकल स्टेज में, ठीक है। तो ये थे अगस्त कोर्ट। फिर उसके बाद आए दूसरे हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, थ्योरी ऑफ हर्बर्ट, एवोल्यूशन ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा कंसेप्ट दिया है, उसने दिया थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। इसने डार्विन को फॉलो किया। डार्विन की जो थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो स्पेंसर ने किस में लाई, सोशियोलॉजी में लाई। इसने उसी तरह से कहा जिसने डार्विन ने कहा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो आया कि ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन होता है उसी तरह से क्या होता है सोसाइटी में भी उसी तरह से क्या होता है एवोल्यूशन, बर्थ फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और सोसाइटी भी उसी तरह बर्थ होती है, फिर धीरे 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 बड़ी हो जाती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। जैसे सोशल एवोल्यूशन टेक्स प्लेस जस्ट एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल, एक बंदा जिस तरह से बढ़ता है, बर्थ के बाद बड़ा फिर उसकी डेथ होती है, फिर ओल्ड हो जाता है, फिर डेथ होती है, ठीक है। क्या कहा, सोसाइटी डेवलप्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल थी, अब कॉम्प्लेक्स है। सिंपल मतलब पहले लोगों का कल्चर सेम था, पहले सिंपल सोसाइटी थी, कल्चर सेम था, खाना सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन आज कॉम्प्लेक्स है। आज बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स है सोसाइटी में, बहुत सारा स्ट्रक्चर है, बहुत हर किसी एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी है। तो अभी सोसाइटी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सोसाइटी कहाँ से बढ़ी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है। 3 or 4 स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन। इसने कहा 4 स्टेजेस में सोसाइटी का एवोल्यूशन हो गया। किस तरह से, पहला इसने कहा सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी का कंसेप्ट इसने ये भी कहा है, ठीक है। एसिफ्यूलस वो बोलता है, एसिफ्यूलस मतलब हेडलेस, जहाँ कोई हेड नहीं था, ठीक है। फिर बोलता है सेलिफ्यूलस, सेलिफ्यूलस भी याद रखना जिसका हेड होता है, वो कहते हैं उसको हंटिंग सोसाइटी। हंटिंग सोसाइटी का मतलब सिंपल सोसाइटी, जब लोग क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और खाना खाते थे, हंट करते थे अपने खाना, ठीक है, उसको बोला इसने सिंपल सोसाइटी। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा फिर आई सिंगल कंपाउंड सोसाइटी, फैमिली डेवलपमेंट। अब धीरे धीरे ये रहने लगे, एक जगह पे सेटल हो गए, तो फैमिली सिस्टम डेवलप हो गया। फिर उनमें डबल कंपाउंड सोसाइटी, डबल कंपाउंड सोसाइटी, फैमिली धीरे धीरे ये एक फैमिली बनी, ठीक है, ये एक फैमिली बनी, ये एक फैमिली बनी, ये एक फैमिली बनी, ये एक फैमिली बनी, तो धीरे धीरे ये किस में चेंज हो गया, ये ट्राइब बन गया, ठीक है। जब ट्राइब बना, ट्राइब को हम बोलते हैं कौन सा, उसको हम बोलते हैं सिंगल कंपाउंड सोसाइटी, सॉरी
डबल कंपाउंड सोसाइटी, फैमिली होता है सिंगल कंपाउंड, डबल कंपाउंड सोसाइटी का मतलब उसने क्या कहा, सोसाइटी चेंज हो गई, अब धीरे धीरे फैमिली से ट्राइब बनी, फिर ट्राइब से क्या बनी, फिर बनी ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी, जिसको वो बोलता है, उसको बोलता है वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हिटेरोजीनियस। ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और हिटेरोजीनियस, हिटेरोजीनियस मतलब इसमें आपको कोई सेम नहीं दिखेगा, सबकी अलग डाइवर्सिटी, सबका अलग कल्चर होगा, सबकी अलग लैंग्वेज होगी, सबका अलग ड्रेस पैटर्न होगा, फूड पैटर्न अलग होगा, रिलीजन अलग होगा, फैमिली सिस्टम अलग होगा, हर कोई चीज़ अलग होगी। तो ये सोसाइटी क्या बनी, हेटेरोजीनियस। तो इसने किस स्टेजेस में क्या क्या कहा, सिंपल सोसाइटी, सिंगली कंपाउंड सोसाइटी, डबली कंपाउंड सोसाइटी और ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, अभी सुपरवाइजर में यही से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। फिर उसने क्या कहा, उसने ये भी कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा, वेट ए सेकेंड, ही आल्सो स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिलिटेंट सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसने कहा सोसाइटी चेंज हो गई, यानी जैसे हम कहते हैं प्रिमिटिव से मॉडर्न। इसने कहा मिलिटेंट सोसाइटी से कौन सी सोसाइटी, इसने कहा मिलिटेंट सोसाइटी से इंडस्ट्रियल। मिलिटेंट डजंट मीन दैट मिलिटेंट, ठीक है, जो आप ये समझोगे, नो, उसने कहा प्री, जो पुरानी सोसाइटी थी प्रिमिटिव सोसाइटी, उसको इसने कहा मिलिटेंट सोसाइटी, ठीक है, और मॉडर्न को कहा इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, मिलिटेंट सोसाइटी में सिंपल लाइफ थी, स्ट्रैटिफिकेशन सिंपल थी, सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा था, सोसाइटी को फॉलो किया जाता था, लेस डिवीजन ऑफ लेबर, हर कोई सेम काम करता था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, इसने कहा ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, हाईली स्ट्रैटिफाइड, लोग बहुत स्ट्रैटिफाइड है, सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा नहीं है, तो खुद लोग काम करते हैं, खुश हो जाए वही करें, ठीक है, सोसाइटी का ज़्यादा नहीं सुनते हैं। इंक्रीज इन डिवीजन ऑफ लेबर, और काम को डिवाइड किया गया, हर कोई अपना अपना काम करता है, ठीक है, एक ही काम करता है सोसाइटी में, ठीक है, ये समझ में आया। देन इसके बाद हमारे आते हैं कौन से, हमारे आते हैं दुर्खियम साहब, ठीक है, इमाइल दुर्खियम। He also mentioned 4 stages of the development of, इसने भी कहा सोसाइटी जब चेंज हुई, सोसाइटी में चेंजेस आए, कितने स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में। कौन कौन से, सिंपल सेगमेंटल सोसाइटी, फिर बनी सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, फिर बनी सिंगल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, फिर बनी डबली कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल। पॉलीसेगमेंटल इसने यूज़ किया, इस वर्ड को अंडरलाइन करना, ये की वर्ड है इसका, किसका, दुर्खियम का। तो इसने कहा सोसाइटी भी चेंज हो गई धीरे धीरे, ठीक है, और याद रखिएगा इसने कहा सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर से हाई डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में चेंज हो गई, ठीक है। he has also transformation of the archaic society to industrial society, इसने कहा, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए उसके बाद समझते हैं टैलकट पार्सन को। टैलकट पार्सन ने क्या कहा, his ideal was स्पेंसर को फॉलो करता था। अकॉर्डिंग टू पार्सन सोशल एवोल्यूशन पासेस थ्रू, इसने कहा 3 स्टेजेस में सोसाइटी हो गई, 3 स्टेज में सोसाइटी की में चेंज आ गई, प्रिमिटिव से लेकर इंटरमीडिएटरी और मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, इसने 3 स्टेजेस में कहा सोसाइटी चेंज हो गई, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, इसने 2 फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज भी कहे हैं, वो भी याद रखिएगा। 2 फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज इसने कहा है, वो होता है ऑर्थोजेनेटिक, एंडोजीनियस, यानी विद इन द सोसाइटी जब अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स होती है फिर चेंज आती है, उसको ये क्या कहता है, ऑर्थोजेनेटिक, ठीक है, ऑर्थोजेनेटिक या एंडोजीनियस सोशल चेंज। हेटेरोजेनेटिक मतलब होता है बाहर से चीज़ें आ रही हैं, और जिसको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस। इसने कहा सोशल चेंज के 2 फैक्टर्स है, एक अंदर से ही आता है, जब अंदर से प्रॉब्लम्स होती है उसको इसने क्या कहा, ऑर्थोजेनेटिक या एंडोजीनियस। अगर बाहर से आएगा, जैसे वेस्टर्नाइजेशन हम फॉलो करते हैं हमारे में, तब भी चेंज आती है, उसको बोलते हैं हेटेरोजेनेटिक या एक्सोजीनियस सोशल चेंज, जैसे वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ल्यूमल को आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़िए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपको समझना है कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज क्या था। उसने डेवलपमेंटल जो उसने थियरी दी, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवोल्यूशनरी थियरी, ही एम्फेसाइज्ड अपॉन द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसने कहा सोसाइटी में हमने अभी जो कहा स्ट्रक्चर, 6 इंस्टीट्यूशंस, उन सब को 5 को चेंज करता है कौन, एक फैक्टर जो उसने कहा, उसने कहा इकोनॉमिक। उसने कहा पैसा ही सब कुछ है जो सब फैक्टर्स को चेंज करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था एग्जाम्पल में कि मार्क्स को आप इस तरह से समझिए, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, कि ब्लड हमारे सिस्टम को चलाता है, सभी सिस्टम को, सेल्स बनाता है,
फाइट करता है अगर कोई हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है ये सबसे ज़्यादा काम करता है बॉडी में। तो इसी तरह से मार्क्स ने कहा इकोनॉमी सोसाइटी में है। सोसाइटी में जो 20 सिस्टम है वो सारा कौन चलाता है? इकोनॉमी चलाता है। जो 6 इंस्टीट्यूशन इकोनॉमी, पॉलिटी, फैमिली, मैरिज, वो सारे कौन चलाता है? वो इकोनॉमिक फैक्टर चलाता है, ठीक है। इसने एम्फेसाइज, इसने जोर दिया कि अपॉन इकोनॉमिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज। इकोनॉमिक फैक्टर ही रेस्पॉन्सिबल है सोशल चेंज का, समाज को चेंज करने में। कहाँ से? फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। ही सेड द फर्स्ट चेंज टेक्स प्लेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले चेंज आई, फॉर्म्ड बाय द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। इसने कहा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की वजह से चेंज आ गए। अच्छा, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आपको याद रखना है। सर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आपको याद रखना है टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन बनाने के लिए। प्रोडक्शन आपको पता है, टूल्स एंड टेक्निक्स। प्रोडक्शन जैसे कोई फैक्ट्री है, किसी के पास कपड़ों की फैक्ट्री, वो कपड़ों की प्रोडक्शन बनाता है। हमारे पास सेब है, सेब के बागात हैं, हम किसकी प्रोडक्शन बनाते हैं? सेबों की प्रोडक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए जो हम टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टूल्स मतलब उसके लिए मोटर यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। टूल्स एंड टेक्निक्स, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया ये? मार्क्स के आइडियाज़ के अंदर 2 टर्म्स यूज़ होती है। एक तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने के लिए मशीन्स, और दूसरा होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है कहाँ से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, फैक्ट्री, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। उनको याद रखिएगा 2 टर्म्स को। तो इसने क्या कहा? इसने कहा चेंज आ गई फॉर्म बाय द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्टिव सोर्सेस में चेंज आ गई। किसने कहा कि सोसाइटी चेंज हो गई? लेकिन चेंज पहले किस में आया? पहले चेंज आया फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिससे हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। मशीन्स आए, टूल्स आए, टेक्निक्स आए, जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आई। उसने किसको चेंज किया? उसने फिर सोसाइटी को धीरे धीरे चेंज किया। एंड देन कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट मतलब होता है जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आए, नए टूल्स एंड टेक्निक्स आए, फिर नेचुरली चेंज आ गई। किस में चेंज आ गई? सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर मतलब वही, देखो सुपर स्ट्रक्चर आप कैसे समझो। इकोनॉमी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसने किस, फिर जब इकोनॉमी चेंज आई, फिर इसने किसको चेंज किया? इसने फैमिली, मैरिज, रिलीजन, किनशिप, इन सब को चेंज किया। तो इसको क्या बोलते हैं? मार्क्स, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? मार्क्स। इसको मार्क्स बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? सुपर स्ट्रक्चर। तो फिर ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉन्कॉमिटेंट। फिर नेचुरली चेंज आ गई। किस में चेंज आ गई? सुपर स्ट्रक्चर में। किस में? फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन फैक्टर्स एक्सेप्ट इकोनॉमिक। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक वन। दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज, इसीलिए हम मार्क्स को बोलते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट मतलब ये इकोनॉमी को ही हर किसी चीज में लाते हैं कि रिलीजन में चेंज आई, इकोनॉमी की वजह से, पॉलिटी में चेंज आई, इकोनॉमी की वजह से, सिस्टम में चेंज आई, इकोनॉमी की वजह से, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? उसने मार्क्स, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स डिस्क्राइब्ड 6 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसने कहा 6 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज आ गए, यानी प्रोडक्शन के मोड्स आ गए चेंज। प्रोडक्शन में चेंज आ गई। पहले ऐसे प्रोडक्शन निकलती थी, फिर वैसे प्रोडक्शन निकली, फिर ऐसे प्रोडक्शन निकले। इसने कहा 6 मोड्स आए प्रोडक्शन के, जिसकी वजह से चेंजेस आए, ठीक है। 6 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सोसाइटी चेंज एज दीज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता था, ठीक है, पहले लैंड में हमारी प्रोडक्शन निकलती थी तो वैसी सोसाइटी थी वहाँ, फिर इंडस्ट्रीज आए, फिर प्रोडक्शन कहाँ निकली? इंडस्ट्रीज में। तो उसने कहा जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, उसी ने किसको चेंज किया? उसी ने सोसाइटी को चेंज किया। याद रखिएगा, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से मोड ऑफ प्रोडक्शन इसने दिए हैं, वो याद रखिए। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, इन दिस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर लेस डेवलप्ड एंड, वहाँ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, पहले जो सोसाइटी थी, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, जिस तरह से प्रिमिटिव सोसाइटी, उसको वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ क्लासेस नहीं थे, वहाँ सब बराबर थे, ना कोई रिच था ना कोई गरीब था, सब के सब बराबर थे, ठीक है। क्यों बराबर थे? वो कहता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ से प्रोडक्शन निकलती थी, वायर लेस डेवलप्ड, वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। एंड देयर वाज ओनली वन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ लैंड ही खाली थी, लैंड नहीं, हंटिंग वहाँ करते थे। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो वहाँ था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था? आर वेयर वर्कर्स, वहाँ सब वर्कर्स थे, सभी के सब काम करते थे। आज क्या है? आज कुछ वर्कर्स हैं, कुछ कैपिटलिस्ट्स हैं। वर्कर्स मतलब जो वहाँ काम करते हैं, कैपिटलिस्ट जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो 2 क्लासेस हैं। वो कहते हैं नहीं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो पहली सोसाइटी थी उसमें नहीं थे। उसमें क्यों नहीं थे? क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो था वाज ओनली वन, उसके साथ एक ही रिलेशन थी सबकी, वो सबकी थी। अगर थी तो सबकी थी, नहीं थी तो किसी की भी नहीं थी, ठीक है। वो कहते हैं फिर ऑल वेयर वर्कर्स, वहाँ सब काम करते थे, वहाँ सब वर्कर्स थे, ठीक है।
देन क्या कहते हैं मार्क्स, उसके बाद मार्क्स क्या कहते हैं, उसके बाद मार्क्स कहते हैं ओनर्स, वर्कर्स एंड ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एट द सेम टाइम। वो सब क्या थे, सब क्या थे, वो ओनर्स भी थे और वर्कर्स भी थे, यानी सब के सब लोग ओनर्स भी थे और वर्कर, वही उसको ओन भी करते थे, उन्हीं का वो था, और वही वहाँ काम भी करते थे। तो उनमें क्लासेस नहीं थे, ना कोई रिच था ना अमीर था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबका था, सब सेम बराबर थे, उसके सबके सब हकदार बराबर थे, तो वहाँ कोई क्लास नहीं था। वहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, ये कौन किस में था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में, ठीक है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबका था। अब देखिए फिर मार्क्स क्या था, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर आया सेकंड स्टेज सोसाइटी का सेकंड स्टेज आया, ठीक है। वो कहता है फिर आया एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये कहता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप्ड ए लिटिल मोर एंड देन प्रिमिटिव कम्युनिज्म, टू क्लासेस इमर्जेड। इसने कहा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जो लैंड थी वो थोड़ी थोड़ी डेवलप हो गई, उसमें डेवलपमेंट्स आ गए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड लेबर, ठीक है, इनको बोले मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये थोड़ा डेवलप हो गई लैंड, वहाँ सबसे ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थी, वो डेवलप हो गई थोड़ा। तो मोर देन प्रिमिटिव, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्लासेस इमर्ज हो गए। क्या, दो क्लासेस इमर्ज। यहाँ जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ओनर थे वो क्या बने, मास्टर्स, और जिनके पास नहीं था, जो काम कर रहे थे, जो वर्कर्स थे, वो बने स्लेव्स। तो यहाँ मास्टर ने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, किसको, स्लेव्स को। ये याद रखिएगा, ये मार्क्स का मेन कंसेप्ट है। वो कहता है एक्सप्लॉइटेशन कहाँ स्टार्ट हो गई, दो क्लासेस कहाँ स्टार्ट हो गए, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में। क्यों, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उस पे क्या हो गया, उस पे क्या हो गया, उस पे कब्जा हो गया। किसने कब्जा किया, उस पे कब्जा किया मास्टर्स ने। मास्टर्स ने उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स कहता है आपका क्लास डिटरमाइन करता है कि आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कितना कंट्रोल है, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां प्रोडक्शन निकलती है, जिससे प्रोडक्शन निकलती है, अगर इंडस्ट्री आपकी है यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे आपका कब्जा है तो आप मास्टर है, अगर आपकी नहीं है, आप वहाँ काम करते हैं, तो आप वर्कर है, उसका मतलब आप पुअर क्लास से बिलोंग करते हो। ये किससे करता है, ये रिच क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। ये समझ में आया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन याद रखिए। तो कहता है मार्क्स यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ से मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया और सोसाइटी भी चेंज हो गई। सोसाइटी में क्या हो गया, सोसाइटी में दो क्लासेस इमर्ज हो गए, कौन से, मास्टर्स वर्सेस स्लेव्स, ठीक है। जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिन पे कब्जा है, वो मास्टर्स, जिनकी नहीं है, जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो स्लेव्स हो गए, ठीक है। फिर मार्क्स कहता है फिर चेंज आ गई सोसाइटी में, फिर फ्यूडलिज्म आ गया धीरे धीरे। मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप्ड इवन मोर, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड थी, वो ज़्यादा डेवलप हो गई, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन निकलने लगी, ठीक है। यहाँ टू क्लासेस इमर्ज हो गए, लैंडलॉर्ड्स और सर्फर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पीजेंट्स वर फाउंड बिटवीन दो, वहाँ कुछ पीजेंट्स थे जो वहाँ काम करते थे, पीजेंट्स, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में थे। तो मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स कहता है यहाँ मोड ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसने कंट्रोल किया, लैंडलॉर्ड ने, और वहाँ काम कौन करता था, सर्फर्स वहाँ काम करते थे। तो यहाँ कौन किसको एक्सप्लॉइट करता है, इसको रिच बोलते हैं मार्क्स, इसको पुअर बोलते हैं मार्क्स, ठीक है, याद रखिएगा। पुअर के लिए उसने एक जर्मन टर्म यूज किया जिसको हम बोलते हैं प्रोलिटरेट्स, पी से पुअर, पी से प्रोलिटरेट्स, और रिच को वो बोलता है बोर्जुआज, BOURGIOUS, इनको बोलते हैं वो बोर्जुआज, ये जर्मन टर्म है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, धीरे धीरे मार्क्स कहता है कि यहाँ पे ये सिस्टम डेवलप हो गया और कौन सी सोसाइटी बनी, सोसाइटी आई एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन से फ्यूडलिस्ट सोसाइटी। तो फ्यूडलिस्ट सोसाइटी में क्या था, फ्यूडलिस्ट सोसाइटी में जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था वो क्या बना, वो फ्यूडल लॉर्ड बना, जो वहाँ काम करता था वो क्या बना, वो बना सर्फर्स, ठीक है। तो कौन किसको एक्सप्लॉइट करता है, लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट किसको करता है, सर्फर्स को एक्सप्लॉइट करता है। देन उसके बाद कहता है मार्क्स फिर दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। क्या आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या बनी, इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रीज की वजह से मशीन्स बनी, मशीन्स में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। अब कहाँ बनती है, मशीनों में। आप कोई भी प्रोडक्शन देख लीजिए घर में, आपके घर में जो भी है, बैग है, सिस्टम है, बुक्स हैं, मैटिंग है, ब्रिक्स हैं, जो भी आपके घर में है वो सारा कहाँ से आता है, फैक्ट्रीज से आता है। अब फैक्ट्रीज आ गई, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में साइंटिस्ट ने क्या बनाया, इंजन बनाया। जब उन्होंने इंजन बनाया तो मशीन्स बनी, अब प्रोडक्शन कहाँ बनेगी, फैक्ट्रीज में बनेगी, ठीक है। तो मार्क्स कहता है अब इंडस्ट्रीज कौन डालेगा, तो मार्क्स कहता है यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो इसने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल किया, यानी फैक्ट्रीज जिसकी है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, वो क्या बना, वो कैपिटलिस्ट बना।
कैपिटलिस्ट मतलब रिच क्लास, ठीक है, जिसकी फैक्ट्री है, जो यहाँ काम कर रहा है वो क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, ये बनेगा लेबर क्लास। यानी ये क्या बनेगा, ये बनेगा बोर्जुआज, ये क्या बनेगा प्रोलेटरेट। समझ में आई बात। तो मार्क्स कहता है फिर सोसाइटी में धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कौन सी सोसाइटी आई, आज जो हमारे पास सोसाइटी है जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं, इसको कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी, CAPITALIST, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आज जो लोग सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं उनको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, टाटाज है, अंबानीज है, बिरलाज है, ठीक है, तो इनको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, लोग वर्कर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, हमेशा वर्कर्स से काम लेते हैं और उनका प्लस कौन खाते हैं, कैपिटलिस्ट खाते हैं। तो ये प्रेजेंट अभी चल रहा है, कहाँ चल रहा है, पूरे दुनिया में कैपिटलिज्म, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया ये स्टेज। फिर उसके बाद मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स कहता है इसके बाद सोसाइटी यही खत्म नहीं होगी। मार्क्स ने कहा सोसाइटी में एक नया स्टेज आएगा, वो एक नई सोसाइटी आएगी, आने वाले एक नई सोसाइटी है जिसको मार्क्स बोलता है कम्युनिज्म या सोशलिज्म, या जिसको वो बोलता है सोशलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है, जिसको हम कम्युनिज्म या सोशलिज्म बोलते हैं। मार्क्स सेड दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी डेवलप्ड एट द सेम टाइम, देयर विल ओनली बी वन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन in words there will only be one category of owners and workers, society will be classless। वो कहता है कि जो अब ये लेबर्स हैं ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ये रिवोल्ट करेंगे, किन के खिलाफ करेंगे, कैपिटलिस्ट्स के खिलाफ। कैपिटलिस्ट्स को ये ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये एक्सप्लॉइट उनको ज़्यादा करते हैं, इनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी, इनको क्या हो जाएगा, ये अपने नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते हैं, कर पाएंगे, धीरे धीरे इनके अंदर क्लासनेस कॉन्शियसनेस डेवलप होगी कि ये लोग हमें क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर ये इनके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे और फाइनली ये कैपिटलिज्म को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे वर्कर्स। और फिर क्या आएगा दुनिया में, फिर नया मोड़ आएगा जिसको बोलेंगे कम्युनिज्म सोशलिज्म, जहां जिसको हम बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी। वहां ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, वो क्लासलेस सोसाइटी होगी। लेकिन कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक फ्यूचर प्रेडिक्टेड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जो आ सकती है नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा वो एक बड़ा डिबेट है, बड़ा डिस्कशन है। फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, उसने वर्कर्स के लिए बहुत सारे रिजर्वेशंस लाए, वर्कर्स को बहुत सारे उनके वेलफेयर मेजर्स लाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन समटाइम्स इट लुक्स इट हैपन। तो ये एक बड़ा डिबेट है जो एंडलेस है, तो उसको आप छोड़िए, आप याद रखिए मार्क्स ने कहा है। फिर क्या आएगा, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है। तो इस तरह से मार्क्स ने क्या कहा, मार्क्स ने कहा इस तरह से सोसाइटी चेंज हो गई। कहाँ से चेंज हो गई, पहले क्या था, पहले कार्ल मार्क्स ने कहा प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, फिर फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म के बाद क्या आने वाला है, सोशलिज्म और सोशलिस्ट का कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मार्क्स के लेक्चर में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको कहा जहाँ से प्रोडक्शन निकलती हैं, और फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं इसके। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे जिसका कब्जा होगा वो अमीर होगा, वो रिच क्लास है, वो प्रोलेटरेट, वो बोर्जुआ है, जो वहाँ काम करता है वो रिच यानी वो गरीब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्रोलेटरेट्स बोलते हैं मार्क्स की टर्मिनोलॉजी में। फिर उसके बाद मैक्स वेबर को भी आपको याद रखना है। मैक्स वेबर के यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्स वेबर क्या कहता है, मैक्स वेबर कहता है, इसने एक कंसेप्ट ये दिया है, आइडियोलॉजिकल थियरी ऑफ सोशल चेंज। अकॉर्डिंग टू वेबर ब्यूरोक्रेसी आल्सो लीड्स टू सोशल चेंज एंड ही कॉल्ड ब्यूरोक्रेटाइजेशन एज ए रैशनलाइजेशन, ठीक है। इसने कहा कि दुनिया में क्या है, दुनिया में ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, सोशल चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद आपको वेबलिन को याद रखना है। वेबलिन ने एक बुक लिखी है जिसको हम बोलते हैं लेजर क्लास, जो नेट में आती है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आता है। हिज थ्योरी इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। इसने कहा दुनिया में अगर चेंजेस आए तो वो किसकी वजह से आए, टेक्नोलॉजी की वजह से, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये कहता है, ये टेक्नोलॉजी को प्रेज करता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही चेंजेस आए हैं, ठीक है। देन ना उसके बाद आपको याद रखना है एक ज़रूरी कंसेप्ट, वो ये है, वो यहाँ से ऑकबर्न। चलिए, ऑकबर्न हमारा एक सोशोलॉजिस्ट है जिसने काम किया है, इसने एक बुक लिखी है सोशल चेंज ही जिसका नाम है, याद रहेगा, ये याद रखिएगा, सोशल चेंज ही उसका नाम।
और इसने इसमें दो टाइप्स ऑफ कल्चर्स की बात की है। उसने कहा मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। सर मटेरियल कल्चर क्या होता है और नॉन मटेरियल कल्चर क्या है? सिंपल, मटेरियल कल्चर वो चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। जैसे हमारा मकान है, ये मटेरियल कल्चर है, ठीक है। ड्रेस पैटर्न, ये मटेरियल कल्चर है। फूड, ये मटेरियल कल्चर है। नॉन मटेरियल कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, जो मैंने आपको सोशल कंट्रोल अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो वो चीज़ें आपको वहाँ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये सिलेबस इस तरह से खाली सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसको यूनिवर्सिटी वालों ने इस तरह से रखा है कि अगर आप पहला कंसेप्ट समझोगे तभी दूसरा समझोगे, ये इंटरकनेक्टेड होता है। यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप इंशाल्लाह जब आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगी, अगर आपका एक लेक्चर एक प्रोफेसर का छूट जाएगा तो दूसरे दिन आपको समझ ही नहीं आएगा ये बोल क्या रहा है, क्यों? क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये कहता है मटेरियल कल्चर वही चीज़ें होती है जैसे हमारे पास बुक्स, पैटर्न है, लैंग्वेज है, फूड है, ड्रेस है हमारे पास, इनको मटेरियल कल्चर बोलते हैं। हेयर स्टाइल ये एक मटेरियल कल्चर है। नॉन मटेरियल कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज, मोर्स, कस्टम्स, सैंक्शंस, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये हमारी सोसाइटी में है कि ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें करो, लेकिन ये चीज़ें हमें मटेरियली अवेलेबल नहीं है, नॉन मटेरियल है, ठीक है, हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मटेरियल कल्चर। ये समझ में आया? अब देखिए ये क्या कहता है, मटेरियल है, नॉन मटेरियल कल्चर। अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न कहता है मटेरियल कल्चर चेंज रिलेटिवली फास्टर देन नॉन मटेरियल। अगर मटेरियल कल्चर चेंज हो गया तेजी से एज कंपेयर टू नॉन मटेरियल कल्चर, यानी हमारे मटेरियल कल्चर में चेंजेस आ गए ज्यादा, हमारा फूड पैटर्न, ड्रेस पैटर्न, ठीक है, हेयर स्टाइल, ठीक है, ये चेंज हो गए। किससे ज्यादा चेंज हो गए? नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स से ज्यादा चेंज हो गए, उससे ज्यादा ही चेंज हो गई ये चीजें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर देन देयर ऑकर्स अ लैग बिटवीन द मटेरियल, यानी ये आगे बढ़ गया, ये पीछे रह गया, तो उनमें लैग, गैप रह गई, लैग मतलब गैप। तो मटेरियल कल्चर बड़ा हो गया, इसमें ज्यादा चेंजेस आ गए, इसमें कम चेंजेस आ गए, तो उसको बोलते हैं ये कल्चरल लैग। कौन बोलते हैं? ऑकबर्न कहते हैं। आया समझ में? कल्चरल लैग का मतलब होता है व्हेन मटेरियल कल्चर लैग्स बिहाइंड द नॉन मटेरियल कल्चर इन चेंज। जब मटेरियल कल्चर आगे बढ़ जाता है सोशल चेंज में, नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। देखिए इसका दूसरा कंसेप्ट भी है, वो भी आपको याद रखना है। ये हो गया कल्चरल लैग। दूसरा कंसेप्ट इसका क्या था? इसका दूसरा कंसेप्ट भी है, वो इसमें क्या कहता है? वो उसमें कल्चरल लैग, सॉरी एक सेकेंड, ओह सॉरी, अच्छा इसमें आपको याद रखना है कि रेडियो जैसे हम कहते हैं, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ रेडियो, टेलीविजन, टीवी, मोबाइल फोन, तो मटेरियली हम डेवलप, मटेरियली हमारा कल्चर बहुत चेंज हो रहा है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की वजह से। नॉन मटेरियल कल्चर हमारा वही है, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टमर, ट्रेडिशंस अभी भी वही है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल देता है। मैक्लीवर एंड पेज इंट्रोड्यूस्ड अनदर कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल लैग। मैक्लीवर एंड पेज ने और एक कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल लैग, वो याद रखिएगा। उसमें वो कहते हैं मटेरियल कल्चर फास्टर देन अदर्स, यानी कि मटेरियल कल्चर जो है टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे ज्यादा चेंज होता है। अकबर ने क्या दिया? कल्चरल लैग। उन्होंने क्या दिया? मटेरियल लैग, वो भी वही कहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपको समझना है साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। ये हमारे हो गए लीनियर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, ठीक है, जो सीधे हमें कहते हैं इस तरह से फर्स्ट स्टेज आया, सेकंड स्टेज आया, थर्ड स्टेज आया, उसके बाद सोसाइटी खत्म हो गई, ठीक है। अब दोबारा से सोसाइटी वापस नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से वो कहते हैं कि सोसाइटी, दुनिया का एवोल्यूशन इस तरह से हुआ, ठीक है। अब ये सोसाइटी फाइनली खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन साइक्लिकल थ्योरीज वाले क्या कहते हैं? साइक्लिकल थ्योरीज वाले ये नहीं कहते, वो कहते हैं नहीं, साइक्लिकल थ्योरी वाले हमें कहते हैं, चलिए मैं आपको एक अपना PDF से पढ़ाऊंगा, सॉरी जो मैंने पेज रखा था इसके साथ ये है। साइक्लिकल थ्योरी वो क्या कहता है? वो कहता है बर्थ एंड डेथ, कि सोसाइटीज बर्थ होती है, फिर उसके बाद उनकी डेथ होती है, फिर उनकी रीबर्थ होती है, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसमें कौन कौन से थ्योरिस्ट्स आते हैं? उसमें स्प्लेंजर आते हैं, ट्राइनिब आते हैं और सोरिकियन आते हैं, ठीक है। इसने डेस्टिनी का, इसने चैलेंज एंड रिस्पॉन्सेज और इसने सेंसेड एंड आइडियशनल कल्चर का कंसेप्ट दिया। उन तीनों को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखेंगे, देखिए सॉरी एक सेकेंड, तो इन तीनों को समझिए। ऑसवेल्ड स्प्लिंजर क्या कहते हैं? ये जर्मन स्कूल टीचर थे। क्या थे? जर्मन स्कूल टीचर थे। इसने एक बुक लिखी है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। उसमें इसने क्या कहा? एवरी सिविलाइजेशन इज लाइक ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड हैज ए सिमिलर लाइफ साइकिल, बर्थ, मैच्योरिटी, ओल्ड एज एंड डेथ।
ये कहते हैं कि हर कोई सिविलाइजेशन दुनिया में जो है ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह है। इसकी बर्थ होती है, फिर इसका लाइफ साइकिल होता है, फिर ये बड़ा होता है, धीरे बड़ा होता है, फिर ओल्ड एज, फिर उसके बाद मैच्योर होता है, फिर ओल्ड एज होता है, फिर उसकी डेथ होती है फाइनली। इसने क्या स्टडी, मेजर 8 सिविलाइजेशन दुनिया को स्टडी किया। इसने कहा, इसके साथ साथ इसने कहा, He said that modern western society जो है is in the last stage। इसने कहा मॉडर्न सोसाइटी जो वेस्ट की है, वेस्टर्न वर्ल्ड लास्ट स्टेज पे है, इसके बाद वेस्ट का क्या होगा, डेथ होगा। फिर ये कहते हैं फिर नई सोसाइटीज आएंगी, वो धीरे से उनका भी यही साइकिल चलता रहेगा। तो इसी तरह से दुनिया चलता है साइक्लिकल, ठीक है। लेकिन इनका क्रिटिसिज्म आया, ही इज़ लाइक मोर मैजिस्टिकल, ये मैजिक की तरह जैसे जो वो प्रिडिक्शंस करते हैं मैजिकल की तरह, ठीक है। एंड ये सबसे ज़्यादा ही इज़ मतलब मोर अनरियलिस्टिक एंड स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है फेंको टाइप है, ये सबसे ज़्यादा ये फेंकता ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, तो उसके बाद आपको याद रखना होगा दूसरा कंसेप्ट जो हमारा है वो किसने दिया है। इसमें दूसरे जो हमारे थे, इसमें दूसरे स्प्लेंजर के अलावा इसके साथ हमारे थे जो हमारे ये हैं, कौन से, आर्नोल्ड टॉयनिम, ठीक है। इसने बुक लिखी है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। क्या लिखी है बुक, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इसने इसमें किसको किया, इसने इसमें मटेरियल लिया है 24 सिविलाइजेशन का। इसने कंसेप्ट दिया चैलेंज एंड रेस्पॉन्सेस। क्या कंसेप्ट दिया, चैलेंज एंड रेस्पॉन्स। इसने RESPONS, ठीक है, रेस्पॉन्स। इसने कहा एवरी सोसाइटी फेस चैलेंज, हर किसी सोसाइटी को चैलेंजेस फेस होते हैं, जैसे इंडिविजुअल को फेस होते हैं। एग्जांपल आपको फेस अभी चैलेंज है, आपको एग्जांपल अभी क्या चैलेंज है, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्या करना, उसको निकालना, फिर उसके बाद क्या होगी, तभी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, ये आपके पास चैलेंज। अब आप पे डिपेंड करता है आप इस चैलेंज को कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। रेस्पॉन्स मतलब आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, कितना पढ़ोगे, कितना सिलेबस कवर अप करोगे, कितना इस पर मेहनत करोगे। अगर आपने इस चैलेंज को फेस किया, अच्छे तरीके से फेस किया, तो आपका रेस्पॉन्स क्या रहेगा। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वो आप में से ही बच्चे होंगे जो इस चैलेंज को फेस नहीं कर पाएंगे, तो उनकी सिलेक्शन नहीं हो जाएगी, वो घर में ही रहेंगे। तो इसी तरह से इसने कंसेप्ट दिया चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्सेस। ये कहता है हर कोई सोसाइटी की अचीवमेंट्स डिपेंड करती है उसने उस चैलेंजेस को कैसे लिया। अगर उसने उन चैलेंजेस को अच्छे से लिया है, उन चैलेंजेस को फेस किया है, तो उनका रेस्पॉन्स अच्छा रहा है, तो उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, उनके पास जो चैलेंजेस थे उन्होंने उनको क्या किया, उनको फेस किया, तो उन चैलेंजेस को रेस्पॉन्स किया, और फाइनली उनकी सोसाइटी उनकी पे डिपेंड करती है। तो ये यही कहते हैं द रेस्पॉन्स डिटरमाइन्स द फेट। वो डिपेंड करता है आप कैसे रेस्पॉन्स करते हो, आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट, आपकी सोसाइटी की डेथ, आपकी सोसाइटी की बर्थ, वो किस पे डिपेंड करेगा, चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्सेस पे, ठीक है। ये कहते हैं, अर्नोल्ड कहते हैं अचीवमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन डिटरमाइन्स द सक्सेसफुल रेस्पॉन्स ऑफ। आपके सिविलाइजेशन के कितने अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी ने कैसे चैलेंजेस को रेस्पॉन्स किया है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हमारे सोरिकियन। सोरिकियन क्या इसने दी है, थियरीज ऑफ सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इसकी बुक है। और पेंडुलम थ्योरी ऑफ सोशल चेंज जिसे भी हम बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ये कभी कभी आ जाती है। इसने दो कंसेप्ट्स दिए हैं, सेंसेट कल्चर एंड आइडिएशनल कल्चर, दोनों को याद रखिएगा। सेंसेट कल्चर वो क्या कहता है, सेंसेट कल्चर एंड आइडिएशनल कल्चर, देखिए वो कहता है सेंसेट कल्चर मोर सिट्रस ऑन थिंग्स व्हिच कैन बी परसीव्ड डायरेक्टली बाय द सेंसेस, प्रैक्टिकल सेंस। सेंस मतलब हमारे जो सेंसेस है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के पास ये सेंसेस होते हैं जिनसे हम चीज़ों को क्या करते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं, सेंस करते हैं, समझते हैं, ठीक है। और वो कहता है हम सेंसेस से ही किसको यूज करते हैं, आइडिएशनल कल्चर। हमारे सेंसेस, आइडिएशनल मतलब आइडियल, जो हम फिर दिमाग में बनाते हैं, जो हम परसीव करते हैं माइंड में, ये चीज़ें, ठीक है। ये कहता है सोसाइटी चेंज होती है, वो डिपेंड करता है आइडिएशनल कल्चर आपका कैसा। आइडिएशनल कल्चर मतलब सेंसेस, आपके सेंसेस किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, किस तरह से चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, किस तरह से सोसाइटी के चीज़ों को समझते हैं, वो आपके सेंसेस पे डिपेंड करता है किस तरह से। फिर उन चीज़ों को आप कैसे आइडियल बनाते हैं, माइंड में उनको आइडियल बनाते हैं, वही डिपेंड करेगा कि आपकी सोसाइटी कितनी चेंज होगी, कितनी देर तक रहेगी,
कितने टाइम तक रहेगी। अगर आपके सेंसेस और आइडिएशनल कल्चर दोनों ठीक रहे, आपकी सोसाइटी कंटिन्यू ग्रो करेगी, नहीं तो सोसाइटी की डेथ होगी, नई सोसाइटी आएगी। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि साइक्लिकल थ्योरीज क्या कहती हैं, ये क्या फोकस करते हैं किस पे, ये फोकस करते हैं राइज एंड फॉल पे, ठीक है, राइज एंड फॉल पे। आप सिविलाइजेशंस बोलते हैं कि दुनिया में कैसे सिविलाइजेशंस आई, फिर कैसे वो खत्म हो गई, फिर दोबारा से सिविलाइजेशंस आएंगे, फिर वो खत्म हो गई, ठीक है। तो ये किन का कंसेप्ट है, साइक्लिकल थ्योरीज वालों का, तो ये याद रखेगा। तो इसके साथ हमारा क्या होता है, सोशल चेंज का जो हमारा कंसेप्ट है वो खत्म होता है, ठीक है। अब इसमें आपको फंक्शनलिस्ट थ्योरीज है वो जरूरी नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, जो इसमें साइक्लिकल थ्योरीज और यूनिलिनियर थ्योरीज है वो याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके नाम और उनके बुक्स और कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी के साथ सोशल चेंज का भी कंसेप्ट खत्म होता है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड, वी विल स्टडी यूनिट नंबर 5 दैट इज सोशल मूवमेंट्स। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी इत्तला है उसके साथ साथ कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रिवीजन भी करते रहिए, जितने रिवीजन आपको टाइम मिले उस पर रिवीजन कीजिए, नोट खुद बनाइए और चीज़ों को समझिए, ठीक है। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो इन पीडीएफ्स का ये प्रिंट ले लीजिए, वो समझिए, और बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, बस दैट इज़ एनफ फॉर यू, वो आपके लिए काफ़ी है, उससे आराम से आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। खाली कश्मीर यूनिवर्सिटी का नहीं, आपका जेएनयू का भी एंट्रेंस निकलेगा, आपका एएमयू का भी एंट्रेंस निकलेगा, आपका जामिया का भी एंट्रेंस निकलेगा, जहाँ जहाँ आपने फॉर्म्स अप्लाई किए हैं। उसके साथ साथ इन यूनिवर्सिटीज़ पे नज़र रखिए, किन यूनिवर्सिटीज़ पे, जेएनयू, जामिया, और इन यूनिवर्सिटीज़ पे नज़र रखिए, यहाँ भी एडमिशन निकलते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, तो यहाँ भी आप एडमिशन कर सकते हैं अगर आपका केयू में नहीं होता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर कुछ बच्चे ज़्यादा ही काबिल है वो जेएनयू जाए, ठीक है, जेएनयू में वो जाए, जेएनयू में उनकी जेएनयू में जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है वो तो पूरे इंडिया में बेस्ट माना जाता है उनको, ठीक है। और साथ साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ख़ासकर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़, अगर आप कुछ भी सीखते हैं इस चैनल पे तो बस सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, खाली सब्सक्राइब कीजिए, और हर कोई नोटिफिकेशन ताकि आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। और इसको जहाँ भी आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें इनको, इस चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।